आपका स्वागत है विस्पर्ड मेलोडीज एंड टेल्स में। और मैं हूं आपका दोस्त और इस चैनल का सूत्रधार देवव्रता मजूमदार। The Nun of Methodist Church of Bhimjori, Episode 9. डॉक्टर मेबल कुछ आधे घंटे बाद हॉस्पिटल आई और मुझे देखते ही बोली, रुद्र अंदर आ जाओ, तुम्हारा चेहरा ठीक नहीं लग रहा है। मैं मेबल के पीछे उसके चैम्बर में चला गया। मेबल ने मुझसे पूछा, कैसे हुआ ये और किसने मारा है तुम्हें? मैंने कहा, नहीं किसी ने नहीं मारा, मैं बाइक से गिर गया था। मेरा ऐसा कहते ही डॉक्टर मेबल जोर से हंसने लगी और बोली, रुद्र मैं एक डॉक्टर हूं और घाव देखकर ही बोल सकती हूं कि तुम्हारा घाव कैसे हुआ है। तुम तो एसयूवी में घूमते हो ना, फिर मोटरसाइकिल से कैसे गिर गए? मैंने कहा, मेबल हकीकत तो ये है कि मैं जंगल में रात को किसी औरत के रोने की आवाज आज रात को फिर से सुना था और जिज्ञासावश देखने चला गया था कि कौन है जो रात को रोती है। पर फिर से कुछ नन की आत्मा वहां आई और मुझ पर पंच की बरसा कर दी। मेबल बोली, रुद्र क्या तुम भूत पर यकीन करते हो? मैंने कहा, नहीं मैं भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता। मैं जानता हूं कि भूत प्रेत की कहानियां सिर्फ लोगों को डर दिलाने में और उस डर की आड़ में गलत काम को अंजाम देना है। डॉक्टर मेबल ने कहा, रुद्र पता है इस अस्पताल में कई नाबालिग बच्चियां आती हैं जो कि गर्भवती होती हैं और हम पर दबाव होता है कि हम उनका गर्भपात करें और उन्हें चर्च के हॉस्टल में रखें। तुमने कभी इस चर्च के नन की आत्मा की कहानी सुनी है क्या? मैंने कहा, नहीं, बस फादर ने कहा था कि एक दरवाजा है जिसे हम नहीं खोल सकते, अगर खोल दिया तो अनर्थ हो जाएगा, बस इतना ही सुना था। मुझे लगता है कि ये नन की कहानी किसी की कल्पना और षड्यंत्र है और कोई नहीं चाहता कि चर्च में या उसके पास कोई भी आए। तुम क्या बोलते हो? मैं कुछ देर सोचता रहा कि मेबल ने कहा था कि उस पर दबाव है कि उसे नाबालिग बच्चियों का एबॉर्शन करना पड़ता है, तो कहीं मेबल पर अब भी दबाव तो नहीं है किसी का कि वो मेरे से समझे कि मैं क्या सोचता हूं चर्च के नन की आत्मा के बारे में। मैंने कहा, मेबल मैं बहुत डरता हूं भूत प्रेत से और अब तो रोज नन की आत्मा मुझे मारने लगी है। मैं अब इस चर्च को छोड़कर जा रहा हूं, मुझे उस भूतिया कमरे में नहीं रहना है। मैं रोज सवेरे साइट पर आऊंगा और शाम को मलाज खंड चला जाऊंगा। मुझे नहीं परना भूत प्रेत के मामले में। रुद्र तुम तो डरपोक निकले, भूत से डरते हो। चलो कोई बात नहीं, वैसे कहाँ रहोगे मलाज खंड में? देखा है कोई घर? मैंने कहा, हाँ देखा है, आज शाम से रहने भी जा रहा हूं। घर कॉपर क्लब के पास ही है, प्राइवेट बंगलोज में से एक बंगलो के कमरे को किराए पर लिया है। मैं भी वहीं रहती हूँ। तुम गरेवाल अंकल के घर पर किराए के कमरे में रहोगे। वैसे रात को नन ने जो पंच मारे थे उनसे ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। मैं कुछ दवाई लिख देती हूँ, 3 दिन में सब वुंड्स भर जाएंगे। मैं बिना कुछ बोले सिर्फ सर हिला दिया और मेबल से मेडिसिन का प्रिस्क्रिप्शन लेकर थैंक यू बोलकर वहां से साइट पर आ गया। साइट पर पहुंचकर मैं प्रदीप और महेश के साथ मेजरमेंट लेने लगा। दोपहर के 3:30 बजे हम सब यानी कि मैं, प्रदीप, महेश और वो 4 लड़के साथ में ढाबे पर लंच करने आए। आज मैं सुबह से ही काफी कम बोल रहा था। दरअसल मैं सोच रहा था कि साइट पर काम तो कर रहे थे पर साथ ही चर्च में हो रही घटना से परेशान थे। मैंने ढाबे पर पहुंचते ही महेश को लाल परी का एक बोतल लाने भेजा। महेश के आते ही मैंने दोनों से कहा, मैं आज शाम को मलाज खंड में रहने जा रहा हूं और तुम दोनों अगर चाहो तो अपने हिसाब से कोई भी जगह एक कमरा देख लेना और शिफ्ट कर जाना, नहीं तो यहां ही रह सकते हो। मैं उस भूतिया कमरे को छोड़ रहा हूं क्योंकि आज 3 रातों से मेरे साथ रात जो हो रहा है वो घटना भूतिया ही है। क्योंकि जब मेरे साथ रात को ये सब हो रहा था तब तुम दोनों ने कुछ भी नहीं सुना और न ही तुमको किसी भूत ने हमला किया। मतलब ये कि वो कमरा ही भूतों का अड्डा है और ये चर्च में नन की आत्मा घूमती है। मैं नहीं चाहता कि इस उम्र में ही मैं भूतों द्वारा मारा जाऊं। करने दो भूतों को जो वो करना चाहे। प्रदीप बोला, भैया ये आपने सही सोचा। रोज रात को आप पर हो रहे हमले के कारण आपके जान को खतरा है। महेश हमेशा की तरह चुप ही था। उसको भूत प्रेत दुनियादारी से जैसे कुछ लेना देना ही नहीं था। वो एक संपन्न परिवार का लड़का था। बिलासपुर में उसके पिताजी एक मशहूर हलवाई थे और उनकी मिठाई और भजिए की दुकान फेमस थी, साहू जलेबी एंड स्वीट्स नाम की। उसके भैया भी सरकारी अफसर थे और महेश खुद की एक रेस्टोरेंट खोलना चाहता था उसके पिताजी के साथ, और उसके पिताश्री भी इस सपने में महेश के साथ थे। महेश तो जैन कंस्ट्रक्शन कंपनी में सिर्फ तजुर्बे के लिए काम कर रहा था। महेश ने सबकी बातें सुनने के बाद प्रदीप से पूछा, प्रदीप दोस्त, तू क्या इसी चर्च में रहने की सोच रहा है? अगर तू रहना चाहे तो रह, पर मैं भैया के साथ मलाज खंड में शिफ्ट हो जाऊंगा।
वैसे भी मैं भैया को बोलने वाला था कि मुझे भी ये चर्च में रहने का शौक नहीं है। भैया, क्या आपने घर देख लिया है? अगर आपके साथ मैं रह पाऊंगा तो देखिए ना। मैंने महेश की बात सुनकर पहले प्रदीप से पूछा, हाँ भाई प्रदीप क्या करेगा, यहां रहेगा कि मलाज खंड में तुम दोनों के लिए कमरा देखो? प्रदीप चुप था और वो जैसे कुछ गहरी सोच में था। महेश ने सबके लिए लाल परी का पेग बनाया और तीनों खामोशी से पेग पी रहे थे और हमारी खामोशी महेश ने तोड़ी और बोला, प्रदीप क्या सोचने लगा भाई? भुवनेश्वरी की याद आ रही है क्या? मैंने उस पर और मसाला डालते हुए बोला, याद आ रही है तो ले आ भुवनेश्वरी को कुछ दिन घुमाने के लिए। अब पूरा चर्च तो तेरा ही है रे पगले। मैं और महेश इस बात पर हंसने लगे कि तभी प्रदीप ने उसका पूरा पेग खत्म कर दूसरा बना लिया और उस पेग को भी वो एक सांस में खत्म कर दिया। ये देखकर मैंने महेश को हंसने से रोका और पूछा, प्रदीप क्या हुआ है, बोल क्या चल रहा है तेरे दिल दिमाग में? प्रदीप चुप था और अब भी सोच रहा था। महेश मेरी तरफ देखकर इशारा किया कि जाने दो भैया, और हमने दूसरी बात चलो कर दी। मैंने कहा, महेश तुम दोनों की नई बाइक जैन सर ने आज भेजने की बात मुझे बताई। कल सवेरे सवेरे 2 नई बाइक आ जाएगी, तब तुम दोनों का पैदल आना जाना खत्म हो जाएगा। महेश खुश होते हुए पूछा, भैया कौन सी बाइक है? मैंने कहा, स्प्लेंडर है जैसा अतुल ने कहा था। महेश खुश हो गया, पर प्रदीप के चेहरे पर खुशी नहीं थी, वो तो जैसे कहीं और खो गया था। हमने ये देखकर और एक पेग प्रदीप के लिए बनाई, जिसे प्रदीप फिर से एक सांस में निगल गया। मैंने फिर चौथा पेग भी बना के प्रदीप को दिया, जिसे फिर उसी अंदाज में प्रदीप ने खत्म कर दिया। अब मैं और महेश एक दूसरे को देखने लगे। मैं एक सफेद परी निकलकर सुलगाई और पैकेट प्रदीप की तरफ बढ़ाते हुए बोला, क्या भाई प्रदीप एक और पेग बनाऊं क्या तेरे लिए? प्रदीप ने कुछ नहीं बोला और खुद ही एक और पेग सबके लिए बनाई और हमारा इंतजार किए बिना ही उसका पेग नीट ही गले से उतार लिया और एक सफेद परी सुलगा के बोला, भैया मुझे बाइक नहीं कार में घूमना है, कार वो भी मर्सिडीज। मैं बहुत आमिर बना चाहता हूं, खूब सारा रुपया कमाना चाहता हूं, ताकि मैं अपनी भुवनेश्वरी को एक ऐशो आराम की जिंदगी दे सकूं। भुवनेश्वरी को उसके पति पर नाज हो। मैं कैसे भी सिर्फ रुपये कमाना चाहता हूं। अब बस बहुत हुआ गरीबों वाली जिंदगी। भुवनेश्वरी को पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। मैंने पूछा, प्रदीप तू कुछ भी कर सकता है, किसी की जान भी ले सकता है? उसने कहा, हाँ जान भी ले सकता हूं। मैंने महेश की तरफ देखा, फिर प्रदीप से बोला, तो ले ले महेश की जान, इसके पास बहुत पैसा है। क्यों महेश, है ना तेरे पास बहुत सारा पैसा? महेश बोला, क्या भैया, आप भी इस पगले का कोई भरोसा नहीं, किसी दिन मेरी जान ले लेगा। भाई प्रदीप, तू भैया के मजाक को सीरियसली मत ले। हाँ, अरे नहीं भाई महेश, मुझे पता है भैया मेरी टांग खींच रहे हैं और तू भी उनका साथ दे रहा है। हम तीनों सब एक साथ हंसने लगे। मेरा और महेश का अभी दूसरा पेग खत्म भी नहीं हुआ था और प्रदीप लगभग 60 पेग पी गया था, वो भी आखिरी के 3 पेग बिल्कुल नीट। प्रदीप के बात करने के लहजे से पता चल रहा था कि प्रदीप को चरख गई है। मैंने महेश को बोला, जा जरा चखने का कुछ ले आ। महेश के जाते ही प्रदीप मदहोशी में मुझसे बोला, भैया आपने सही निर्णय लिया, चर्च के कमरे को छोड़ने का और मलाज खंड शिफ्ट होने का। नहीं तो इस चर्च की नन ने आपकी जान ले ली होती। वो आपको ऐसा जख्म देती और उस पर स्प्रे करती कि कोई भी डॉक्टर पकड़ नहीं पाती। मैंने कुछ देर सोचने के बाद प्रदीप से पूछा, प्रदीप तूने कहा कोई भी डॉक्टर पकड़ नहीं पाती, मतलब लेडी डॉक्टर से था, हाँ ना? प्रदीप अब पूरा मदहोश था और लड़खड़ाते जुबान से बोला, भैया आप यहां अगर रुकते हाँ तो वो नन फिर आपको पंच मारता, आपकी नाक मुंह तोड़ती, साथ ही वो ब्लेड से आपके शरीर पर कई चीरे लगाता, फिर उन जख्म पर स्प्रे करता जिससे आपकी मौत हो जाती और सुबह मैं आपको इस हॉस्पिटल में लाता जहां आपकी डॉक्टर मेबल आपको मृत घोषित कर देती और वो जान भी नहीं सकती कि आपकी मौत कैसे हुई। महेश हमारे पीछे खड़ा सब सुन रहा था। प्रदीप के शांत होते ही वो टेबल पर 2 प्लेट चिकन भुना रखते हुआ बोला, भैया बोला था ना कि ये पगला कुछ भी बोलता है। पीने के बाद कल मुझे मारने की बात बोल रहा था, आज आपके मरने की बात बोल रहा है। प्रदीप हम दोनों को वहीं टेबल पर छोड़कर एक नंबर के लिए गया तो महेश ने बोला, भैया ये प्रदीप आजकल सिर्फ मरने मारने की बात करता है। जब से आप पहली रात मलाज खंड के होटल में रुके हैं ना, उस दिन से अजीब बर्ताव कर रहा है।
इतने में प्रदीप वापस आ गया और फिर एक पेग बना के पीने लगा। मैंने प्रदीप के सामने ही महेश से पूछा, तो महेश, तुम दोनों कल से मेरे साथ मलज खंड में ही कोई घर में रहोगे, ठीक है ना, कि यहीं चर्च में रुकोगे? महेश बोला, भैया मैं तो आज से ही आपके साथ जाना चाहता हूं, पर कहां रहूंगा तो काल से ही सही। भैया आप दोनों जाइए, मलाज खंड में रहिए, मैं तो यहीं रहूंगा। मैंने कहा, है भाई प्रदीप, मुझे पता है तू यहीं रहेगा, तुझे दोस्ती जो करनी है नन की आत्मा से। क्या भैया आप भी इन आत्मा वात्मा के चक्कर में पड़ गए, कुछ और बात करते हैं। मैं और महेश ने प्रदीप की तरफ देखा। वो शराब का एक के बाद एक पेग पिए जा रहा था। मैंने महेश को कहा, बाहर बैठे लड़कों को आज का पैसा दे देता हूं और उन्हें जाने देता हूं। वैसे भी सुबह के 6 बजे से आते हैं ये लड़के और हमने भी आज का काम पूरा कर लिया है। जा जरा ये रुपए लड़कों को दे दे और खाना क्यों नहीं बना देख कर आ। प्रदीप अब तक पूरा मदहोश हो गया था और मदहोशी में बोल रहा था कि भैया मैं 2 महीनों में ही खूब सारा पैसा कमा लूंगा और भुवनेश्वरी से शादी करूंगा, देख लेना। महेश अपने साथ ढाबे के लड़के को लेकर आया और उसने रोटी, चिकन मसाला, अंडा मसाला टेबल पर लगा दिया और उसके जाते ही महेश ने बोला, भैया वो मोहन विश्नोई आया है, आपसे मिलने का बोल रहा है, आपको कुछ पूछना है उसको। मैंने महेश को बोला, चल देखते हैं क्या बोलना है इसको, और हम बाहर आ गए। मोहन विश्नोई साइट पर लगे ट्रैक्टर ड्राइवर रो का ठेकेदार था। उसने मुझे नमस्कार किया और बोला, भैया आपसे बात करनी थी, अकेले में करनी थी भैया। मैंने कहा, महेश अपना ही आदमी है, बोल क्या बोलना है। भैया प्रदीप साहब ने मेरे 2 ड्राइवर को रात में ट्रैक्टर जंगल में ले जाने का बोला था और वहां से सामान लोड कर चर्च में उतारने का काम बोला था। मैंने पूछा भी था कि भैया को बताया है क्या, तो प्रदीप साहब ने कहा, आपके काम से ही जाना है और आप ही ने बोला था। पर मैंने उनकी बात का भरोसा नहीं किया, क्योंकि आपका काम होता तो आप मुझे खुद बोलते और ड्राइवर का रोजी भी एडवांस में देते। पर प्रदीप साहब ने ड्राइवर का पैसा भी नहीं दिया। तब मैं आपके पास आया, क्योंकि आपका काम हो और पैसे ना मिले, ये हो नहीं सकता। मैंने विश्नोई को बोला, मोहन भाई आप सही सोच रहे हैं। प्रदीप ने मुझसे कुछ नहीं बोला और ना ही ये मेरा काम है। काम तो प्रदीप साहब का खुद का है और पैसे भी आप प्रदीप साहब से ही लेना। पर हां, आपको मेरा एक काम करना होगा, मोहन विश्नोई ने कहा। भैया आपके साथ काम करते हुए आज 4 साल है, आज तक हमको कभी भी रुपये मांगने नहीं पड़े। और जब प्रदीप साहब ने आपका नाम लेकर भी पैसे नहीं दिए, तब मैं समझ गया आपको कुछ नहीं पता है इस बारे में। मैं नहीं करता प्रदीप साहब का काम। मैंने कहा, यही तो नहीं करना है, आपको प्रदीप साहब के सारे काम करने हैं, पर उसकी खबर मुझे देनी है, समझे आप। और आपको या आपके ड्राइवर को गलती से भी नहीं कहना है कि मुझे इसके बारे में पता है, मोहन विश्नोई ने कहा। ठीक है भैया, मैं समझ गया और अपने ड्राइवर को भी समझा दूंगा। मैंने 300 रुपए के हिसाब से दोनों ड्राइवर का रोजी मोहन को दिया और बोला, ये ड्राइवर को दे देना, एक दिन की रोजी है। जैन सर के उसूलों की माने तो गरीब का पैसा कभी मारना नहीं चाहिए। देखा महेश, गरीब का पैसा मारने से राज खुल जाते हैं, तू समझाना। पर मोहन भाई, प्रदीप साहब से ड्राइवर का पैसा ले लेना। हां। मोहन विश्नोई मुझे प्रणाम करते हुए चला गया। मैं और महेश ढाबे के अंदर वाले कमरे में आए और देखा लाल परी की बोतल आधी खाली थी और प्रदीप कुर्सी पर ही पूरा आउट होकर सो रहा था। मैंने और महेश ने मिलकर प्रदीप को पास वाली खटिया पर लेटा दिया। प्रदीप नींद में ही बरबर कर रहा था। मैंने और महेश ने खाना खाते हुए प्रदीप को देखते रहे और मैं महेश से बोला, महेश, मुझे तुझ पर भरोसा है। तू प्रदीप से मोहन विश्नोई वाली बात मत बोलना, उसे कुछ पता नहीं चलना चाहिए। और तू जिंदगी भर के लिए याद रखना कि कभी भी गरीब का पैसा नहीं मारना। उसके बिना मांगे ही उसके मेहनत का पैसा गरीब को दे देना, नहीं तो उस गरीब की आह लगती है और किसी की आह लेकर कोई भी कभी भी खुश नहीं रह सकता। हो सकता है कि गलत काम से कुछ दिनों के लिए कुछ पैसे कमा लेगा, पर गलत काम साथ में लोगों को धोखा देना उसको भारी पड़ता है। इस कलयुग में बेईमानी करो पर पूरी ईमानदारी से करो। अपने लोगों के साथ किया हुआ छल कपट भी इस कलयुग में अधर्म है। प्रदीप बेईमानी कर रहा है, पर अपने लोगों के साथ धोखा और चोरी कर वो अधर्म के रास्ते पर चल पड़ा है। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। चुटकी बजाते ही अमीर बनने का सपना ऐसा है कि जब सपना टूटता है तो आपके हाथ में कुछ नहीं रहता, आपके हाथ खाली रह जाते हैं और आप अकेले हो जाते हैं। चल भाई महेश, खाना तो खत्म हो गया और प्रदीप हमारे हिस्से का भी पी गया।
चल देख, प्रदीप को जगा सकता है क्या। उसको खाना खिलाते हैं और रूम में सुला देते हैं। महेश प्रदीप को जगाने की कोशिश करने लगा, पर प्रदीप नहीं जागा। उल्टा कुछ देर बाद प्रदीप ने उल्टी कर दी। महेश ने प्रदीप को लिटाते हुए कपड़े साफ किए और उसका मुंह साफ किया, और मैंने एक ग्लास में सोडा मिलाया और कुछ नींबू मंगवाकर उसमें निचोड़ दिया और प्रदीप को जैसे तैसे पिला दी। मैंने महेश से बोला, प्रदीप को अब 2 बार और उल्टी होगी और उसे करने देना। फिर उसे एक गिलास पानी में 5 पुदीना की गोली मिलाकर पिला देना। कुछ देर में ही होश आ जाएगा। मैं बस आधे घंटे में आता हूँ, एक जरूरी काम निपटा कर। अगर आपको मेरी कहानियां अच्छी लग रही हैं, तो मेरे वीडियोस को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए, ताकि आपको मेरी नई वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।